फ्रेंड, मैं आज फिर आपको फिजिक्स का अगला सेशन थर्ड लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग सेशन 2 में लास्ट टॉपिक निरपेक्ष अपवर्तनांक या जिसे अपवर्तनांक कहते हैं के बारे में पढ़े थे, जिसका परिभाषा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका हम ज्ञात करना चाहते हैं उनके अनुपात को हम अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ उसके पहले कुछ स्टार पॉइंट है वो देख लेते हैं। क्या कहता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह एक समान राशि का अनुपात है। ऐसे बहुत सारे राशियां हैं जिनका एसआई मात्रक नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे कि जिन जिन राशियों में समान राशि का अनुपात होता है उनका एसआई मात्रक नहीं होता है। जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या है, जो सूत्र था कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि चाल बट्टा चाल, एसआई मात्रक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला हमारा क्या कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है, तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी तो जब हम भाग देंगे नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो अगर ज्यादा होगा तो भागफल कम आएगा, यानी कि अपवर्तनांक कम आएगा। और अगर उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और भाग देंगे तो भागफल ज्यादा आएगा, यानी कि अपवर्तनांक ज्यादा होगा। यही हमारे इस स्टार का कहने का मतलब है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसमें उसका अपवर्तनांक कम होगा, और अगर चाल कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये वो निरपेक्ष अपवर्तनांक था जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, और यह है आपेक्षिक या सापेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, यानी कि पहले से अगर किन्हीं दो माध्यमों के हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल लें और फिर उन दोनों का तुलना करें, उन दोनों का अनुपात निकालें, तो उसी को हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, यानी कि पहले से अगर दो माध्यम का हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक मालूम हो तो उनके अनुपात को हम सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, जबकि निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जा रहा था। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि अगर हम इस परिभाषा को अगर हम एक छोटे से सूत्र का रूप दें तो होगा अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम का अपवर्तनांक, सिर्फ अपवर्तनांक कहने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि n12 कहने का मतलब एक का दूसरे के सापेक्ष। जो पहले वो लिखा होगा उसको ऊपरे लिखते हैं, जो बाद में होगा उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि n12 बराबर μ1 बाई μ2। यदि इसे हम बदल दें, यदि हम इसे n21 कर दें तो हमारा सूत्र हो जाएगा μ2 बाई μ1, यानी कि जो पहले होगा उसको ऊपर, जो बाद में होगा उसे नीचे। इसका कहने का मतलब दूसरे का आपेक्षिक अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो जिसका सापेक्ष कहता है उसे नीचे लिखते हैं, यानी कि जो पहले होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो बाद में होगा उसे नीचे लिखेंगे। और इसे ही कभी कभी
ऐसे भी लिख दिया जाता है कि n/1 यानी कि 2 का 1 के सापेक्ष। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। समझ गए होंगे। आगे आते हैं अपवर्तन के नियम। हम लोग प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के नियम पढ़े थे, तो प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन का नियम है। क्या कहता है अपवर्तन के नियम? प्रकाश के परावर्तन की तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला है, कहता है कि आपतित किरण। आपतित किरण के बारे में आप जान चुके हैं कि जो किरण आती है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा आपतित तथा अपवर्तित किरण। क्या क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु से ज्वाइंट होते हैं, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा कहता है कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया। जया कहने का मतलब साइन। आगे पढ़ेंगे या मैथ में आप पढ़े होंगे कि कोणिकी में साइन के बारे में। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। हमेशा आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होगा एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। यानी अर्थात साइन आई, जया को साइन कहते हैं, और अपवर्तन में आपतन कोण को आई द्वारा और अपवर्तन कोण को आर द्वारा सूचित करते हैं। यानी साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। जो म्यू है हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है कि हमेशा इसका मान बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कह रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, यानी साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू को, इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अगर आपसे कोई स्नेल का नियम क्या है पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे नियम के बारे में बताएंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नियम को, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, स्नेल नामक भौतिक शास्त्री ने पहली बार लोगों को इसकी जानकारी दी थी, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप याद रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये कहते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरे नियम को नहीं। तो अगर कोई पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप इस चीज को लिखेंगे कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी कि आपसे कोई स्नेल का नियम पूछेगा तो आप इस चीज को लिखेंगे या इस चीज को बताएंगे। चलिए आगे आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। कि प्रकाश के जो इतने सारे हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इसका हमारा कोई उपयोग है दैनिक जीवन में? बहुत सारा है, उसमें से कुछ के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। क्या क्या है? पहला कहता है कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश में बहुत सारे किरण होते हैं, वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसके विपरीत दूसरा कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। तीसरा कहता है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना विचलित हुए पार कर जाती है। ये हमारा जीवन में महत्व है प्रकाश के अपवर्तन का, जिसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े थे या हमने उसको फिर से रिवाइज कर लिया।
अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, इसको हमने यहाँ पे लिखा है और उत्तर आपको अपने बुक से इसके बारे में लिखना है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि लिखना संभव नहीं था। चौथा हमारा जो टॉपिक है कहता है कि पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना। किसी बर्तन में पहले सिक्के को रख दीजिए और कुछ दूरी से उसको देखिए और उस जगह स्थिर हो जाइए जहां से आपको सिक्का नहीं दिखता है। उसके बाद किसी अपने दोस्त को या भाई बहन को उसमें पानी डालने बोलिए। कुछ देरी के बाद आपको सिक्का दिखने लगता है या कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो यह जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ऐसा आपके बुक में दिया हुआ है। फिगर संख्या 2.2 होने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि जब प्रकाश जाती है तो जिस जगह पर सिक्का होता है उससे कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। यह एक प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अगला हमारा है पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा दिखना। अगर हम किसी पानी से भरी बर्तन में पेंसिल को, किसी छड़ी को डालते हैं तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लगता है कि वह सतह को नहीं छू रहा है बल्कि ऊपर है। यह भी एक प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। आप इसे फिगर संख्या 2.3 में देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि आप किसी बर्तन में जब पानी लेकर उसे देखते हैं ऊपर से तो उसकी गहराई कम मालूम पड़ती है, लगता है कि उसका तली ऊपर की ओर उठ गया। तो ये सारे घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। आप इसके बारे में अच्छे से बुक में अध्ययन करें। अगर आपको किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में इस चीज़ को पूछ सकते हैं, या आप किसी भी तरह से जिससे आप हमसे जुड़े हैं उस माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।